सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो जो होने वाली दोस्तों आपकी षष्ठम प्रश्न पत्र हिंदी का आज आप सभी के लिए 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाला हूं। यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अच्छे से समझिएगा और इससे आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो भी क्लियर होता चला जाएगा। समय आपका 1 घंटे का होता है। जो नंबर होते हैं वो कितने नंबर का पेपर होता है, तो दोस्तों पूर्णांक होता है 25 नंबर का, ठीक है ना, 25 नंबर का पेपर होता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर निर्देश तो आप सभी को बताया ही जाता है हर एक वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग सबसे पहले अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पर पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो दिया गया है कि कबीर के सूफी गुरु कौन थे। कबीर के सूफी गुरु कौन थे और हर एक क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो उनके सम्मुख दिए गए हैं कि कितने नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों शेख तकी, अब्दुल समद, मोहम्मद गौस या रहमान। तो दोस्तों कबीर के जो सूफी गुरु कौन माने जाते हैं, तो दोस्तों वो माने जाते हैं शेख तकी, ठीक है ना, शेख तकी माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है। क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है, संस्मरण है, कहानी है, यात्रा वृतांत है या आत्मकथा। तो क्या भूलूं क्या याद करूं मतलब अपने ऊपर कही गई है कि मैं क्या भूलूं और क्या याद रखूं। तो दोस्तों आत्मकथा के ऊपर है ये दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। किसके साइड चला जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई, यानी कि मुंशी प्रेम की वह रचना बताइए जो अधूरी रह गई थी, उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वह कौन सी रचना है। तो दोस्तों वह मंगलसूत्र है, करबला है, रंगभूमि है या कर्मभूमि। दोस्तों 2016 का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। 2016 का प्रीवियस पेपर आपको 2016, 17, 18, 19 और 20 आपको चारों साल के प्रीवियस हर एक सब्जेक्ट के कराए जाएंगे, चाहे वो मैथ हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, कंप्यूटर हो, समावेशी शिक्षा हो, शैक्षिक मूल्यांकन, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट के आपको 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर और हो सकेगा तो आपका 2015 का भी प्रीवियस पेपर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं मुंशी प्रेमचंद की वह कौन सी रचना थी। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर का, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मंगलसूत्र, ठीक है ना। मंगलसूत्र उनकी जो रचना थी वो अधूरी रह गई थी। आगे बात करते हैं कि घड़ी साज शब्द है, जो घड़ी साज शब्द है वो क्या है, देशज शब्द है, विकारी शब्द है, संकर है या रूढ़ शब्द। तो दोस्तों घड़ी साज शब्द की यहाँ पर बात की गई है, तो ये जो शब्द है ये एक प्रकार का शंकर शब्द है। जी हाँ, कौन सा किस प्रकार का शब्द है, तो ये हो जाएगा शंकर शब्द, ठीक है, शंकर शब्द हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न की। 5 नंबर हमारा जो क्वेश्चन दोस्तों कहता है, प्रश्न कहता है कि रसाल पर्यायवाची शब्द है। अब जो रसाल पर्यायवाची शब्द है वो किसका पर्यायवाची है, कोयले का है, पान का है, आम का है या सगा भाई का है। तो रसाल आपको पता है किसका है, रसाल जो होता है दोस्तों वो होता है आम का पर्यायवाची, यानी आम का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। यहाँ पर पीडीएफ में मैंने आपको आंसर भी इंक्लूड कर दिए हैं ताकि आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी टेलीग्राम पे तो वहाँ पर आपको आंसर कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों अति लघुत्तरी क्वेश्चन पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और एक भी जो क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर का 1 प्रश्न होता है, ठीक है ना, 1 नंबर का 1 प्रश्न होता है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होता है वो लघुत्तरी प्रश्न होता है जो कि 2 नंबर का 1 प्रश्न होता है। टोटल क्वेश्चनों की संख्या होती है 18, जो कि दोस्तों आपको पता है 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। उसके बाद अति लघुत्तरी जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं 6 नंबर से लेकर के 11 नंबर तक, और 12 नंबर से लेकर के और 18 नंबर तक जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर हमारा अब चालू होता है हमारा सेशन अति लघुत्तरी का ता था दा धा का उच्चारण स्थान बताइए। तो दोस्तों ता था धा का उच्चारण स्थान करते समय क्या होता है कि जीभ की जो नोक होती है, अग्रभाग जो होता है नुकीला होता है, तो मतलब नुकीला नहीं होता, ऐसा मत समझ लीजिए कि सुई की तरह होता चुभ जाएगा, वो मतलब पीछे से चौड़ा होता है और आगे पतला होता है, सकरा होता चला जाता है, वो नुकीला भाग की बात की गई है। नोक, ठीक है ना, जीभ की नोक तथा दांतों को स्पर्श करती हैं, इस प्रकार का उच्चारण स्थान दंत्य कहलाता है। यानी कि जीभ का अग्रभाग कह लीजिए, नोक ना कह लीजिए, सीधी भाग अग्रभाग कह लीजिए, अग्रभाग और दांत का ऊपरी भाग जो होता है, ठीक है ना, वो स्पर्श करता है जिन वर्णों को कहने में,
तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, उसका उच्चारण स्थान दंत्य हो जाता है। जैसे ता में क्या हो रहा है, तालू के साइड जीभ जा रही है और आगे दांतों को छू रही है पीछे के साइड पे, था दा धा, ठीक है। ये सारे उच्चारण स्थान जो होते हैं वो दंत्य से माने जाते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों हम लोग अपने प्रश्न की आगे बात करते हैं। आग और हाथी का तत्सम रूप लिखना है। आग और हाथी का तत्सम रूप, तो आग और हाथी का तत्सम रूप क्रमशः आग का अग्नि हो जाएगा और हाथी का हस्ती हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न की। कहता है दोस्तों कि उपकार के बदले किया जाने वाला या किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं। उपकार के बदले यानी उपकार किसी ने मेरे ऊपर किया और मैं उसके बदले उस पर भी उपकार करूँ, तो उसको क्या कहते हैं, प्रत्युपकार कहते हैं। प्रत्युपकार कहते हैं, याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रत्युपकार। क्या कहते हैं, प्रत्युपकार कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की कि 12 बाट होना, 12 बाट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य प्रयोग कीजिए। इसका वाक्य प्रयोग भी करना है। 12 बाट होना, इसमें क्या है कि कई भागों को बांटना। 12 बाट होना यानी कई भागों में बंटना। एक लड्डू कई लोगों में बांटने पर उसका 12 बाट होना ही होगा। समझने का प्रयास करिएगा। ये हो गया इसका अर्थ बताते हुए, लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग भी करना है। लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा कई भागों में बंटना, और उसका जो अर्थ हो जाएगा, इसका वाक्य प्रयोग कैसे हो जाएगा कि एक लड्डू को या कह लीजिए एक बिस्किट को लोगों में बांटने पर उसका क्या होता है, 12 बार बांटना होता है, 12 बाट होना होता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इसका प्रश्न हमें क्या कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है। 1 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है, किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है। अनौपचारिक भाषा का स्वरूप जो होता है वो अनिश्चित होता है, याद कर लीजिएगा। अनौपचारिक और औपचारिक 2 भाषा होती हैं। तो अनौपचारिक भाषा का जो रूप होता है, स्वरूप होता है, वो अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न कहता है योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। योग रूढ़ जो शब्द हैं वो किसे कहते हैं, 1 नंबर का भी प्रश्न है। तो यानी कि वे शब्द जो यौगिक तो हैं, वे शब्द योग रूढ़ होते हैं, यानी कि वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु, ठीक है, किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज दशानन आदि, जैसे पंकज और दशानन आदि, यानी पंकज बराबर पंक प्लस जा यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, पंक प्लस जा यानी उसका अर्थ होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, अर्थात पंकज अर्थात कमल, ठीक है। सामान्य अर्थ में प्रचलित ना होकर के कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। सामान्य अर्थ में तो प्रचलित नहीं हुआ, यानी कि उसमें रूढ़ उत्पन्न हो गया। अतः पंकज शब्द रूढ़ योग रूढ़ है। अतः पंकज शब्द जो है वो क्या है, योग रूढ़ है। आगे बात करते हैं, यहाँ से हमारे जो लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला जो स्टार्ट होती है, यहाँ पर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। सम्मुख आपको दिया भी गया यहाँ पर कि एक प्रश्न कितने अंक का है, तो 2 अंक का है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, मुहावरों से आप क्या समझते हो। अभी इसका क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा। अनौपचारिक भाषा से क्या तात्पर्य है, इसका भी आंसर आपको बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन दिया गया है कि मात्रा किसे कहते हैं, यानी व्यंजनों का उच्चारण हमेशा स्वरों के साथ मिलाकर किया जाता है। जितने भी व्यंजन होते हैं मेरे भाई, व्यंजनों की क्या होती है, उच्चारण हमेशा स्वरों के साथ मिलाकर के किया जाता है। यानी व्यंजन जो है बिना स्वरों के नहीं बोले जा सकते। जैसे आप का कहिएगा तो उसमें आपका एक व्यंजन आ, छोटा आ जो है वो आ जाएगा। ABCD में इसी तरह होता है, F कहिएगा, ठीक है ना, वैसे ही होता है। जैसे आप कहिएगा का खा था दा धा ना, सब में क्या हो रहा है, बिना स्वरों के नहीं बोला जा सकता है व्यंजनों को, ठीक है। अतः व्यंजनों के साथ स्वर को मिलाने के लिए जो चिन्ह जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। और वर्णमाला में व्यंजनों को व्यक्त करने के लिए मात्रा चिन्हों की व्यवस्था की गई है। और हिंदी वर्णमाला में छोटा आ से औ तक कुल 11 स्वर हैं। इसमें आ को छोड़ करके से सभी स्वरों के लिए मात्रा चिन्ह बनाए गए हैं। मात्रा चिन्ह क्या क्या बनाए गए हैं, और ये मात्रा निम्नलिखित है। स्वर मात्रा उदाहरण, आ के लिए ये कोई मात्रा नहीं होती है, आ के लिए कृषक का
बड़ा आ के लिए बड़ा आ की मात्रा होती है, का प्लस आ बड़ा का हो जाएगा, का हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार की मात्राएं हैं, ई ऊ रे, रे में रे जैसे क्र, और कभी कभी रे भी लिख दिया जाता है, ठीक है ना, ये होता है। आगे बात करते हैं ए ओ, इनकी सबकी मात्राएं होती है, यानी छोटा आ से लेकर के औ तक के आ को छोड़ करके, छोटा आ से लेकर के औ तक के 11 स्वरों में से आ को छोड़ करके, यानी यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ पर आ की मात्रा को छोड़ करके, क्योंकि आ में कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा को छोड़ करके बाकी के जो आपके बचते हैं 10, उनमें सभी मात्राएं भी होती हैं, ठीक है ना, उनमें सभी मात्राएं भी होती हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि मुहावरों से आप क्या समझते, तो दोस्तों यहाँ पर मुहावरों से संबंधित आपको हर एक वैज्ञानिक या हिंदी शास्त्री के अनुसार मिल जाएगा। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार क्या बताया कि हिंदी उर्दू में लक्षणा अथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य को ही क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। उसके बाद एडवर्ड लर्नसन डिक्शनरी, लर्न्स डिक्शनरी जो है एडवांस लर्न डिक्शनरी में A.S. हर्नबी ने लिखा है कि मुहावरा शब्दों का वह क्रम या समूह है जिसमें शब्द शब्दों का अर्थ एक साथ मिला करके किया जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर चैम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार बताया गया है यहाँ पर कि किसी भाषा की विशिष्ट अभिव्यंजना पद्धति को मुहावरा कहते हैं। ऑक्सफोर्ड के अनुसार बताया गया यहाँ पर कि किसी भाषा की अभिव्यंजना के विशिष्ट रूप को मुहावरा कहते हैं, और विशिष्ट शब्दों में विचित्र प्रयोगों एवं प्रयोग सिद्ध विशिष्ट वाक्यांशों या वाक्य पद्धति को मुहावरा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न यहाँ पर छूटा था दोस्तों, ये प्रश्न छूटा था अनौपचारिक भाषा से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, अनौपचारिक, यहाँ पर आपको मैंने अनौपचारिक जो कथन है वो भी इसी में इंक्लूड कर दिए हैं। PDF डाउनलोड कर लेना, तो आप लोग पढ़ लेना इसको। नीचे दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो एक तथ्य बचता है वो बचता है अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक कथन में अंतर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी औपचारिक एवं अनौपचारिक कथन में अंतर, पहला दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा औपचारिक कथन, दूसरा हो जाएगा अनौपचारिक कथन। आगे बात करते हैं यहाँ पर पहला औपचारिक क्या होता है, औपचारिक कथनों का संबंध भावनाओं से होता है, और अनौपचारिक जो कथन होते हैं उनका संबंध मस्तिष्क से होता है, ठीक है, उनका संबंध किससे होता है, मस्तिष्क से। दूसरा नंबर होता है कि इन कथनों का प्रयोग इच्छा ना होने पर भी करना पड़ता है, और अनौपचारिक क्या होते हैं कि इन कथनों का प्रयोग स्वेच्छा से ही किया जाता है, स्वेच्छा से किया जाता है इनका प्रयोग, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर 3rd नंबर की, अनौपचारिक कथन शिष्टाचार से प्रेरित होते हैं, और औपचारिक कथन जो होते हैं वो शिष्टाचार से प्रेरित होते हैं, और ये कथन वास्तविक पर आधारित होते हैं। उसके बाद औपचारिक में बात की गई है, औपचारिक कथन निश्चित तथा संक्षिप्त होते हैं, निश्चित और संक्षिप्त होते हैं, अनौपचारिक कथन अनिश्चित होते हैं। बात करते हैं यहाँ पर 5 नंबर की पॉइंट की कि ये कथन परिस्थितियों के अधीन सीमा में बंधे होते हैं, और 5वां नंबर यहाँ पर होता है ये कथन स्वतंत्र तथा परिस्थितियों से मुक्त होते हैं, अनौपचारिक कथन। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, कहता है कि इनके प्रयोग के पीछे नैतिकता की विवशता होती है। 6 नंबर किसके, औपचारिक, और अनौपचारिक जो होते हैं ये कथन यथार्थ पर आधारित होते हैं। 7 नंबर, इन कथनों का प्रयोग कभी कभी विशेष अवसरों पर किया जाता है, और अनौपचारिक में हो जाएगा कि इन कथनों का प्रयोग साधारणतः हमेशा किया जाता है, अनौपचारिक कथन का प्रयोग। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा दोस्तों 15 नंबर देखिए, इसमें कुछ निबंध के अभिप्राय भी लिखने को आते हैं, कभी कभी आपको थोड़ा बहुत निबंध भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप लोग नहीं तैयार करते, उधर ध्यान नहीं देते हैं। 15 नंबर निबंध का अभिप्राय है, ठीक है ना, निबंध का अभिप्राय। तो निबंध आपको कुछ थोड़े से बता दे रहे हैं, जहाँ पर दोस्तों भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, ये कुछ हैं ऐसे अनेक संबंधित सुंदर निबंध लिखे थे इन्होंने, ठीक है ना। बाल मुकुंद गुप्त ने, अनेकों ने विषयों से संबंधित जो थे निबंध लिखे थे। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इनमें से भी काफ़ी इन्होंने भी विधा को विकसित किया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पश्चात हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, नागेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर और आदि लेखकों ने भी हिंदी निबंध की परंपरा को आगे बढ़ाया था। निबंध के मुख्य रूप से आरंभ, प्रारंभ, मध्य एवं अंत्य 3 अंग हैं, ठीक है ना, 3 अंग होते हैं इसके। चलिए, निबंध के बारे में थोड़ा सा जानकारी देनी थी। आगे बात करते हैं यहाँ पर
जी हाँ दोस्तों, आगे बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि हंस, हंस पद एवं समाप्ति सूचक विराम चिन्हों के संकेत बताते हुए उनका प्रयोग सुनिश्चित कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, बस हंस पद यानी वाक्य रचना करते समय जब कोई शब्द या वाक्य छूट जाता है, कोई भी शब्द हो या वाक्य हो जो छूट जाता है, तो छूटे हुए स्थान पर इस चिन्ह को लगाकर ऊपर लिखा जाता है। इस चिन्ह को लगा करके ऊपर लिखा जाता है। जैसे हम लोग लिखते नहीं थे, कोई छूट जाता तो ऐसे लगा के और ऊपर उस चीज़ को लिख देते थे, वही होता है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि जायसी, अब यहाँ पर छूट गया, जायसी शाखा के कवि थे, अब यहाँ पर मेरे भाई छूट गया कि कौन जायसी, जायसी प्रेम मार्गी जो थे वो शाखा के कवि थे, तो यहाँ पर छूट गया, तो इस तरह के चिन्ह लगाएंगे और ऊपर लिख देंगे। इसी तरह होता है श्री रामचरितमानस के जो श्री तुलसी जी हैं, क्या है श्री तुलसी जी, लेखक है तो लेखक छोड़ गया तो इसे लगा के ऊपर लिख देते हैं। तो यही होता है हंस पद या समाप्ति सूचक एवं समाप्ति सूचक विराम चिन्हों का संकेत बताते हुए उनका प्रयोग सुनिश्चित कीजिए। आपको कुछ ऐसे लिख लेना, आप जरूरी नहीं कि इन्हीं पॉइंटों को लिख लीजिए। राम वहाँ से मिला, अब किससे मिला, वहाँ से सीता से मिला, ठीक है, ऐसे आप लोग लगा के लिख सकते हो। यानी कि दोस्तों समाप्ति सूचक यानी विराम चिन्ह, यानी किसी अध्याय या ग्रंथ, लेख या रचना की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और यह समाप्ति सूचक की बात की गई यहाँ पर, हंस पर तो हो गया, समाप्ति सूचक की बात कर ली। यानी कि चिन्ह कई रूपों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि समाप्ति के टाइम पे अब ये लगा देते हैं, ये भी लगाया जाता है, ये भी लगाया जाता है, ये भी। ये हम लोग कब करते थे, ये हम लोग जब छोटी क्लास में होते थे तब, जब हमारा चैप्टर जो होता था खत्म हो जाता तो ऐसे लाइन खींचते थे, ऐसे 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 नौटंकी पूरी बना देते थे। वही होता है दोस्तों, ठीक है ना, वही होता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न की। 17 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं या वाक्यों के कितने भेद हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन के आंसर। उससे पहले 18 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कीजिए। और सुकरात ने कहा है कि जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और यह नहीं जानता है कि वह मूर्ख है वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। समझने का प्रयास करिएगा इस लाइन को, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, यानी कि सुकरात ने कहा, कॉमा डबल रेड कॉमा में लगाया गया है कि जो मनुष्य मूर्ख है वह जानता है कि वह मूर्ख है, ठीक है ना। उसके बाद फिर रुकेंगे, वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है वह यह नहीं जानता कि वह मूर्ख है सबसे बड़ा। यानी कि विराम चिन्हों का प्रयोग करना आप लोग देख लीजिएगा, विराम चिन्हों का कि कहाँ पर। इस तरह से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। और कुछ नए क्वेश्चन में मात्र सब कुछ दिया गया, थोड़ा सा भी आपको दिमाग इसमें नहीं लगाना है, सीधे काम यही करना है कि जहाँ पर रुकना है वहाँ रुक करके, जहाँ पर चिन्ह प्रयोग होता है वहाँ पर चिन्ह का प्रयोग कर देना है, बस। 2 नंबर ये तो दोस्तों फ्री के मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये तो दोस्तों क्वेश्चन क्या होते हैं, फ्री के क्वेश्चन ही मिल जाते हैं आप सभी को, फ्री के 2 नंबर मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वाक्यों के प्रकार की बात की गई, तो वाक्यों के प्रकार, यहाँ पर वाक्यों के भेद कह लीजिए, अर्थ के आधार पर, साहित्य के आधार पर और क्रिया के आधार पर, संरचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो अर्थ के आधार पर ही वाक्य के प्रकारों की बात की गई है। तो आप यहाँ पर इनके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञासूचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छाबोधक, संदेह और संकेतार्थक, इनके बारे में आप 2-2 लाइन लिख करके, एक लाइन लिख करके, हरि आगरा गया था विधिवाचक हो गया, हरि आगरा नहीं गया था निषेधवाचक हो गया, और क्या तुम और खाना खाओ ये आज्ञा सूचक हो गया, आज्ञा देने खाना खाओ भाई, ठीक है। और प्रश्नवाचक क्या तुम आगरा जाओगे, तो ये प्रश्न किया जा रहा है यानी प्रश्नवाचक हो जाएगा, इच्छा प्रकट की जा रही है। विस्मयादिबोधक, अरे राम चला गया, मतलब अरे अरे राम चला गया, ठीक है। तो इस तरह से होता है। इच्छाबोधक क्या होता है, यानी कि ईश्वर तुम्हें शीघ्र ही उन्नत दिला सके या काश इस बार तुम पास हो जाओगे, तो ये इच्छा जताई जा रही है किसके प्रति, ईश्वर के प्रति, ठीक है ना। आगे बात करते हैं संदेह सूचक क्या हो रहा है। संदेह सूचक में आपका जैसे आता है कि जैसे क्या हो सकता है कि हरि मुझे कानपुर में मिल जाए, मतलब संदेह प्रकट हो रहा है, संदेह प्रकट हो रहा है, या शायद मैंने रुपए अलमारी में रखे हैं, मतलब संदेह, कंफर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ वहाँ पर संदेह होता है, ठीक है ना। क्या होता है, संदेह होता है कि शायद मुझे हरि कानपुर में मिल जाए, कंफर्म तो है नहीं, हो सकता है मिल जाए। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, संदेह प्रकट की जा रही है। आगे बात करते हैं संकेतार्थक, संकेत, किसी को संकेत किया जा रहा है, यदि तुम मानोगे, मेहनत करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी, या यदि मोहन वहाँ होगा तो जरूर मिलेगा, मतलब संकेत किया जा रहा है यार, ठीक है ना। मतलब कंफर्म नहीं, इसमें भी संकेत
कि भाई साहब यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, यानी संकेत किया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है कहने का मतलब, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आप सभी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। 2016 का प्रीवियस ईयर का पेपर था जिसमें आपको 18 क्वेश्चन दिए गए थे। 18 क्वेश्चन की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टाइम आपका 1 घंटे का होता है और आप ऐसे आप लोग पेपर सॉल्व करके देखा करिए, ठीक है ना। आंसर उनको छिपा दीजिए करिए अलग, और पेपर सॉल्व करके उनके बारे में थोड़ा लिख करके देखा करिए कि क्या हाँ हम लिख पाते हैं, ऐसा हो सकता है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है यार, बैक बहुत ज़्यादा आ रहा है और बैक आने का कारण भी है यार, कोई मेहनत भी नहीं करना चाहता, ठीक है ना। आने का कारण भी एक है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। आप कहने को तो सभी कहते हैं कि हाँ यार हम कुछ नहीं है, अभी नहीं पढ़ेंगे, एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे। तो मतलब ये उनकी बहुत बड़ी भूल है और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं देखिए, जैसे मान लीजिए 100% होता है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर 100% होता है और 100% में से जो बच्चे की गलती होती है भाई साहब हमेशा 60% बच्चे की गलती होती है और 40% जो होती है वो शिक्षक के PNP की गलती होती है, बैक, ठीक है ना। बैक PNP की गलती हम 40% मानते हैं, लेकिन 2018 बैच के साथ जो हुआ है उसमें तो दोस्तों 70% PNP की गलती है, 70% PNP की गलती है। और 2019 बैच सेकंड सेमेस्टर था, उसमें जो बैक आया था उसमें भी कहीं ना कहीं 50% या फिर कह लीजिए 60% बच्चे की गलती थी, ठीक है ना। बच्चे की गलती थी क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था, एग्ज़ाम के टाइम में सभी अपना ध्यान लगाने लगे थे। तो एग्ज़ाम के टाइम मतलब हम उतना ज़्यादा कवर नहीं कर सकते। अगर हम पहले से थोड़ा थोड़ा कवर करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी हमारी, ये कोई समझना नहीं चाहता। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।